नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं गीता, सहायक अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय हाथरस जंक्शन में आज के इस कार्यक्रम में आप सबसे जुड़ी हूँ। आप सभी जुड़े हुए शिक्षक साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और आह्वान भी करती हूँ कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ें और इस सेशन से लाभान्वित हों, इसका फ़ायदा उठाएँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर। जैसा कि इस समय सबके दिमाग में एक समस्या है या एक वो ये सोच के परेशान है कि हम मिशन प्रेरणा लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे, कैसे अपने विद्यालय को प्रेरक, अपने संकुल को प्रेरक, अपने ब्लॉक को प्रेरक, अपने जनपद को प्रेरक हम कैसे बनाएंगे। तो इन्हीं सभी समस्याओं का कैसे हम निवारण कर सकते हैं, हम आधारशिला के बारे में बात करेंगे आज के अपने एक्सपर्ट रणधीर चौधरी सर से, जो ARP सादाबाद में इंग्लिश की ARP के रूप में कार्यरत हैं। सर के 11 वर्ष के सेवा अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह की परिस्थितियों में उन्होंने काम किया, किस तरह से अपने छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाया, कैसे उन्हें शिक्षा के स्तर को उन्नयन करने में या फिर अपग्रेड करने में हमारी सहायता करेंगे, हमें बताएंगे। तो आज के हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आधारशिला के बारे में। और सर के बारे में एक और मैं बताना चाहूँगी, जो मेन इंपॉर्टेंट बात मुझसे छूटती जा रही थी, कि सर को विकलांग सेवा के लिए नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से भी नेशनल सिल्वर अवार्ड मिला है। सर ने बहुत सारे कार्य अपने ब्लॉक में किए हैं, हमारे जनपद के लिए किए हैं। हम बात करते हैं सर से आधारशिला के बारे में और अपनी सभी समस्याओं का, जो भी शिक्षक के दिमाग में आती हैं कि हम कैसे आधारशिला को अप्लाई करेंगे अपने स्कूल में, किस प्रकार से हम और मॉड्यूलों का प्रयोग करेंगे अपने शिक्षण संग्रह का, या सभी बातें जो हमारे जहन में उठती हैं हर वक्त, हम उनके बारे में सर से बात करना चाहेंगे। सर, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आइए आप सब हमसे रूबरू होइए सर। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार सभी को जी। सर, अभी जैसे मिशन प्रेरणा जो हमें दिया गया है, इस समय हम सभी शिक्षकों के मन में एक डर सा बना हुआ है कि हम लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे, हम कैसे जल्दी से जल्दी अपने ब्लॉक को, अपने जनपद को प्रेरक बना सकें, अपने विद्यालय में हम कैसे काम करें। तो सर, ज़मीनी स्तर पे आप भी अध्यापक हैं, आप भी जानते हैं कि कुछ समस्याएं हमारे मन में, हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, तो हम उनका निवारण आपसे चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाह रहे हैं हम कि हमारे पढ़ाने के तरीके में या हमारी चीज़ों में ऐसी क्या कमी रह गई जो आधारशिला की हमें आवश्यकता हुई। बिल्कुल सही बात उठाई मैडम आपने। मैं आपको बता दूं कि विगत कुछ वर्षों से हमारे प्राथमिक विद्यालयों का, हमारे शिक्षकों का क्रेज और जनता में थोड़ी सी विचारधारा में परिवर्तन आ रहा है और हमारे बच्चों के सीखने के प्रतिफल में भी गिरावट आ रही है। इसको देखते हुए शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, जिसका नाम मिशन प्रेरणा, सभी अवगत हैं। और उस मिशन प्रेरणा को फुली एक्टिवेट करने के लिए 3 मॉड्यूल विकसित किए गए: आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। आधारशिला की बात हम जब करते हैं मैडम, तो जब हमारा आधार, हमारे बच्चे का आधार मजबूत नहीं होगा, तब तक उस पर कोई बड़ी बुनियाद नहीं रखी जा सकती है। बच्चे की सोच विकसित हो, उसकी बुनियाद मजबूत हो। जैसे एक इमारत हम खड़ी करते हैं, सबसे पहले उसकी बुनियाद रखते हैं और बुनियाद को बड़ी मजबूती के साथ रखते हैं, तब जाके कई मंजिला इमारत उसमें हम बना सकते हैं। क्योंकि बच्चों के परिप्रेक्ष्य में है, तो मैं एक शेर के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हो गई है पीर हिमालय सी, पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से भी एक गंगा की धार बहनी चाहिए। महज हंगामे खड़े करना मेरा मकसद नहीं, मगर हमारा मानना है, हमारी सोच है कि सूरत बदलनी चाहिए। बिल्कुल सर। मेरे सीने में न सही, आपके सीने में सही हो, कहीं भी ये आग जलनी चाहिए। आधारशिला मॉडल के बारे में बात करें मैडम, तो हमारे जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, कक्षा 1, 2, 3 के बच्चे, बेसिकली ये कक्षा 1, 2, 3 के लिए इस मॉड्यूल का विकास किया गया है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बड़ी रोचक गतिविधियों के माध्यम से, खेल के माध्यम से, विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से वो ज़्यादा तरीके से फैमिलियर हो सकते हैं और सीख सकते हैं। एक अच्छी बुनियाद, एक अच्छी आधारशिला रखी जा सके, उनकी नींव को मजबूत किया जा सके, इसलिए इस मॉडल का विकास किया गया है। जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष लगाते हैं, आपने बरगद का वृक्ष देखा होगा, और भी बहुत सारे वृक्ष होंगे, देखते हैं उसके तना बहुत मजबूत है, उसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, तो कोई भी आंधी तूफान उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसी प्रकार जब हमारे बच्चे की नींव, बुनियाद मजबूत होगी, तो निश्चित रूप से उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा और कोई भी परिस्थिति, जीवन की कोई भी परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती है। इसलिए शिक्षण में
बच्चे की नींव मजबूत हो, रोचक गतिविधियों के माध्यम से बच्चा सीखे, इसलिए इस मॉड्यूल का विकास किया गया। जी। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आधारशिला नींव है हमारी, कि किस तरह के हम एक पेड़ या एक इमारत बनाने से पहले नींव मजबूत चाहते हैं, जड़ें ताकि अंदर तक जाएंगी तो उतना ही उन्नति के स्तर पर बिल्कुल, पहुंचेगा। पकड़ कि मजबूत बनेगी उसकी, तो आगे भी वो आगे उसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो सर, बेसिकली जैसे आधारशिला हमारी कक्षा 1 से 3 की हम बात करते हैं, उसमें अपनी प्राइमरी क्लासेस की बात करते हैं, तो सर आधारशिला की दृष्टि से जो इसमें भाग दिए गए हैं, हमें विभिन्न विभिन्न भागों पे चर्चा की गई है, तो सर इन सब का क्या महत्व होगा? क्या ये एक ही भाग में नहीं कवर किए जा सकते थे, या हम अलग अलग भाग पे हाँ, जाके? बिल्कुल सही है, सही बात कही आपने। इस मॉड्यूल का जो विकास किया गया है वो 6 पार्ट में किया गया है। जी। और मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, और हमारी जो 6 पार्ट है उनका अलग अलग महत्व है। जो सबसे पहला हमारा पार्ट है कक्षा 1 से 5 तक, उसमें लक्ष्य और संकेतक दिए गए, इंडिकेटर्स दिए गए, उनके बारे में बताया गया है। कुल मिला के 55 है। हमें देखना है कि उन इंडिकेटर के माध्यम से हमारा बच्चा किस स्टैंडिंग पोजीशन में है। दूसरे पार्ट की बात करें तो बच्चे में जो भाषा के डेवलपमेंट का जो हमें काम करना है, भाषा विकास का काम करना है, उसका मीडियम बताया गया है LSRW के माध्यम से, लिसनिंग, स्पीकिंग। स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी सुवोपोली भी इसको हम कह सकते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी जाए तो बहुत अच्छा होगा, समझना। 5वीं चीज़ और ऐड करते हैं, समझना, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जैसे लिसनिंग की बात आती है, जब बच्चा सुन रहा है, भाई बच्चा तो एक मेंटली डिस्टर्ब है, वो भी सुन रहा है, जिसके कान सही हैं, पेशियाँ उसकी सही हैं, कर्ण पल्लव की, वो भी सुन रहा है। एक बच्चा बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, क्लास में बैठा हुआ है, अध्यापक उसे पढ़ा रहे हैं, सुन वो भी रहा है, लेकिन सुनने से तात्पर्य है मैडम कि बच्चा सुन के उसे समझ ले। जैसे हमने बच्चे को कोई कहानी सुनाई, जी सर। कहानी सुनाई, ज़्यादातर छोटे बच्चों को हम ऐसी कहानी सुनाएं जिसमें कम पात्र हों, 2 या 3 4 पात्र हों, कम पात्र वाली कहानियाँ सुनाएं, जिससे बच्चे को आसानी से वो समझ आ जाए। जब हम बच्चों को कहानी सुनाई और कहानी के बारे में बच्चे से हम प्रश्न करेंगे, कुछ सवाल करेंगे, तो बच्चा उनका सही से जवाब दे सके, क्योंकि उसने उसको समझ लिया है, सुन ढंग से सुना है, सुन के उसे समझा है। इसी प्रकार से बोलना है, जब उसने ढंग से सुन लिया है, समझ लिया है, तो उसमें बोलने का भी कौशल विकसित हो जाएगा। उसे पूछेंगे, बताओ बेटा उस राजा के कितने पुत्र थे, जो कहानी बताया गया है, कौन पुत्र सबसे बड़ा था, उसका नाम क्या था। जब इन प्रश्नों के बच्चा सही से जवाब दे पा रहा है तो इट मीन्स उसमें सुनने का कौशल जो है, बोलने का कौशल डेवलप हो रहा है, सही वर्तनी का प्रयोग कर रहा है, उच्चारण सही रूप से कर पा रहा है। जब बच्चा बोल पा रहा है अच्छी तरह से, तो उसे लिखने का भी कौशल उसमें डेवलप हो जाएगा, वो बच्चा उसे लिखने भी लगेगा। उसके बाद जो है बात समझने की आती है, तो इन सब चारों स्किल्स उसमें डेवलप हो जाएंगे, तो बच्चा फिर ढंग से समझने भी लगेगा, और कहीं उससे गलतियां हो रही हैं उच्चारण में, वर्तनी में, वो उन्हें सुधारने का प्रयास करेगा। जी सर, तो आपने जो सुझाव दिया ये बहुत ही अच्छा लगा हमें, कि सुबोपली में हमें एक और अपनी तरफ से जो ऐड टीचर को करना चाहिए एज अ टीचर, कि बच्चा सुन रहा है, बोल रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, क्या वो समझ भी रहा समझ है? भी रहा है, ये महत्वपूर्ण हाँ, बिंदु है हम मैंने सबके सुन तो लिए। उसने लिया, लेकिन उस पर उसने एक्टिवेट किया कि नहीं किया, प्रतिक्रिया अपनी दी कि नहीं दी। यदि प्रतिक्रिया दे रहा है बच्चा, तो इट मीन्स वो सही सुन रहा है। हाँ सर, प्रतिक्रिया देना तो बच्चे की, हम एज अ टीचर हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत जब तक आवश्यक होता फीडबैक है। ही नहीं मिलेगा हमें किसी तरीके का, हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हम कहाँ पहुँच गए, पर हमारे बच्चे ने कितना अचीव किया, कितना बिल्कुल, गेन किया। हाँ जी। तो सुबोपली के साथ समझना ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने बताया। हम सभी शिक्षक साथी इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसको समय समय पे अपनी क्लास के एंड में, क्लास के मिड में, जब हम कोई पार्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारे बच्चे इसे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो रुकावट कहाँ पर आ रही है, और किस तरीके से हम एज अ टीचर उसे कम कर बिल्कुल। सकते हैं। तीसरे पार्ट की बात, दूसरा पार्ट था मैडम, तीसरे पार्ट की बात करें तो गणित शिक्षण के लिए एक फॉर्मूला इसमें दिया गया है, ELPS। जी सर। इलिप्स उसको कहते हैं, एक्सपीरियंस, अनुभव, लैंग्वेज यानी वार्तालाप, P मीन्स पिक्चर यानी तस्वीर, और उसके बाद S मीन्स सिंबल। पहले पॉइंट की हम बात करें, P पे चलते, उस पर चलते हैं हम, E पे, एक्सपीरियंस पे। बच्चे के पास
कोई ना कोई अपना निजी अनुभव अवश्य होता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास अनुभव नहीं हो, और हमारा प्रत्येक बच्चा जो पृथ्वी पर जन्म लेता है वो अपने आप में विलक्षण होता है। उसमें बहुत ही क्षमताएं होती हैं, बस जरूरत है उन्हें निखारने की, उसमें डेवलप करने की। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, एक होती है सिंपैथी और एक होती है एम्पैथी। शायद आपने सुना हो, जैसे कोई बीमार है व्यक्ति, कोई बीमार है, उसको देखने के लिए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं या उसके घर पे जा रहे हैं, तो उससे कहेंगे भाई ये तो बड़ी बुरी बीमारी है, और हमारे पड़ोसी को हो गई थी बीमारी और बेचारा 3-4 महीने में भी चल बसा। तो ये कोई सिंपैथी नहीं, ये सिंपैथी नहीं, हमें एम्पैथाइड होना है, बच्चे के प्रति एम्पैथाइड होना है, यानी हमें उस स्तर पर उतरना है। कोई बीमार हो गया तो मानना है कि हम बीमार हो गए, हमारे साथ ऐसा होता तो क्या होता, वो वास्तव में वो एम्पैथी सही सिंपैथी मानिए। यानी कि सर इसी प्रकार से बिल्कुल अनुभव बिल्कुल करना है। अनुभव, बिल्कुल बच्चे के स्तर पर उतर के हमें अनुभव करना है। यदि जो हमारे बच्चे, हम चाहते हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है उसका बच्चा आगे पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए, तो वो भी हमारे बच्चे हैं जो हमारे सामने बैठे हुए। भाई जब हम चाहते हैं तो उनके गार्जियंस भी चाहते होंगे उनके बच्चे भी पढ़ लिख के आगे बढ़े।